हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला में। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIE LIT का जो एग्ज़ाम है। ये वाला जो एग्ज़ाम है वैसे तो इसको निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन जो लास्ट डेट थी वो लॉकडाउन की वजह से अभी इसको बढ़ा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसको 1 जून तक इस एग्ज़ाम की जो अप्लाई डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है। वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 495 टोटल करीब वैकेंसीज़ है, 2 अलग अलग पोस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो बीटेक वाला नॉर्मल पर्सन इसके लिए एलिजिबल है। हालांकि हम डिस्कस करेंगे आगे कि कौन कौन से स्ट्रीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी डिटेल्स जो है। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस और प्रिपरेशन किस तरीके से की जानी चाहिए। तो नॉर्मल जो डिटेल देखें, एग्ज़ाम जो रिलीज़ हुआ था नोटिफिकेशन वो हुआ था 26 को, लेकिन जो लास्ट डेट है उसको बढ़ा दिया गया है अप्लाई करने की को। तो 1 जून 2020 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक, अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो। रिटन एग्ज़ाम की जो डेट है वो बाद में आएगी। नॉर्मल सी बात है कि अगर 1 जून अप्लाई डेट होगा तो अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए आप ये मान के चलिए कि जुलाई के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम डेट आने के 10 to 15 डेज़ के पहले रिलीज़ कर दिए जाते हैं। और रिज़ल्ट का भी सेम सिनेरियो है कि रिज़ल्ट जो है वो एग्ज़ाम होने के, जो मेन एग्ज़ाम जो है आपका एक सिंगल एग्ज़ाम ही होगा वैसे, वो कंडक्ट होने के बाद 30 डेज़ या फिर 35 डेज़ या 25 डेज़ के बीच में वो आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। तो ये तो बेसिक सी डिटेल्स हैं। अब वैकेंसी डिटेल अगर हम देखें कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैसे है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि यहाँ का जो पेपर है, अगर आप लोग देखो आपके लिए बेनिफिशियल कब है, जब आप लोगों ने DSSSB की प्रिपरेशन कर रखी हो, TGT या PGT किसी के भी लिए, केंद्रीय विद्यालय की अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है, या फिर अगर आप लोगों ने रिसेंट में गेट अप्लाई किया है, गेट की आपने प्रिपरेशन की है, या फिर गेट में आप अटेंड किया है अपने गेट का। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोगों ने, या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन अभी जस्ट कंप्लीट हुई है, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 अलग अलग वैकेंसीज़ हैं, दोनों काफ़ी अच्छी है अपने आप में। एक है पोस्ट जो है वो है साइंटिस्ट B ग्रेड, और एक है साइंटिफिक असिस्टेंट A ग्रेड। अच्छा, यहाँ पर इनके ग्रुप हैं अलग अलग, एक ग्रुप A की वैकेंसी है, एक ग्रुप B की वैकेंसी है। और दोनों वैकेंसीज़ की अगर हम देखें तो जो पेमेंट है या पे स्केल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की आपने प्रिपरेशन की है, तो ये आप आसानी से फाइट कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बैंक की नॉर्मल प्रिपरेशन जो पर्सन करते हैं तो थोड़ा सा आपको एक लेवल आगे की प्रिपरेशन करना रहेगा। अगर आप लोगों ने कोल इंडिया लिमिटेड का एग्ज़ाम दिया है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड आपका ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, लेकिन थोड़े से 1-2 सब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट है जो हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो टोटल वैकेंसीज जो हमने देखा वो है 495। साइंटिस्ट पोजीशन के लिए टोटल जो वैकेंट सीट्स है वो है 288, और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 207 है। साइंटिफिक असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न जो है वो क्लियर करना रहेगा। और साइंटिस्ट की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 119 है और यहाँ पर 86 है। बाकी आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की यहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर IT ऑफिसर का एग्ज़ाम आता है तो उसमें नॉर्मली रिसेंट वाला जो एग्ज़ाम था उसमें काफ़ी कम पोस्ट थी, 100 पोस्ट भी नहीं थी टोटल। लेकिन यहाँ पर आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसको अच्छे से फाइट कर सकते हैं, प्रिपरेशन करने का भी आपके पास में टाइम है। तो ये तो है वैकेंसी की डिटेल्स। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वही है यहाँ पर भी। 30 अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है या फिर EWS से हैं तो मैक्सिमम एज जो है वो 30। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये लास्ट वाली जो एग्ज़ाम का मतलब फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 26 मार्च। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिए या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये आपको वहाँ तक के ही फॉलो करने हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो देख लीजिएगा, नीचे भी हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर कैटेगरी में अगर आप हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। 5 ईयर का SC ST के लिए रहता है, OBC के लिए 3 ईयर्स का रहता है, PWD के लिए अलग से 10 ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। तो आप इसमें कैटेगरी आप अपनी देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, और
उस एज के अंदर या फिर उस स्पान के अंदर आप लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की देखो अगर हम बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अगर हम साइंटिस्ट ग्रेड बी के लिए, मतलब ए ग्रेड जो पोस्ट है, ग्रुप ए पोस्ट है और ग्रेड बी है, तो इस वाली पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास में जो डिग्री है वो कोई सी भी हो सकती है। काफ़ी सारी डिग्रीज यहाँ पर दी हुई है। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में आपके पास है अगर, तो आप एलिजिबल हैं। बैचलर इन टेक्नोलॉजी में है, जैसे बीटेक जो होता है। तो ये वाली सारी जो पोस्ट हैं इनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, ये तो सारी की सारी जो बात थी ये थी बैचलर डिग्री के लिए। उसके अलावा अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री है आपके पास में साइंस, एमएससी जिसको जनरली बोला जाता है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास में अगर एमई की डिग्री है या फिर आपके पास में एमटेक की, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी अगर आपके पास में है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एमफिल की अगर आपके पास में डिग्री है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी डिग्रीज़ हैं ये डिग्रीज कौन से फील्ड की होनी चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फील्ड काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट सारे फील्ड यहाँ पे कवर किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ सब्जेक्ट अलग से ऐड कर दिए जाते हैं। तो फील्ड जो है आपके वो दोनों कवर हो रहे हैं। इन्फॉर्मेटिक्स यहाँ पर ये भी फील्ड दिया हुआ है, कंप्यूटर मैनेजमेंट भी दिया हुआ है, साइबर लॉ भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मतलब ये कोई सी भी अगर आपकी ब्रांच है, इसमें चाहे आपने बी कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, या फिर आपने कोई बी लेवल का कोर्स किया हुआ हो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो ये सारे के सारे फील्ड्स या फिर हम बोले ये सारी सारी ब्रांचेज जो है वो साइंटिस्ट बी के लिए, जो आपका ग्रुप बी है उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन एग्ज़ाम होना है, इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट नहीं होगा। जो साइंटिस्ट बी था उसमें आपका इंटरव्यू होगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ बात करें तो बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमसीए एमएस वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम जो फील्ड वहाँ थे ऑलमोस्ट वही सारे फील्ड यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स है। तो इन फील्ड से अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। एग्ज़ाम के पैटर्न की देखो अगर हम बात करें तो ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है यहाँ पर दो अलग अलग सेक्शंस हैं। पहला जो सेक्शन है वो है आपका टेक्निकल एरिया। टेक्निकल एरिया मतलब जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने हैं वो वाला पार्ट, और ये क्वेश्चंस रहेंगे आपके 65%। जेनरिक एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी रीजनिंग रहेगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, जनरल अवेयरनेस। तो इसके 35% क्वेश्चन इसके रहेंगे। जनरल इंग्लिश वगैरह जो है उसके क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। टेक्निकल एरिया जो है उसके 65% क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 120 है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 78 है। मार्क्स की अगर हम बात करें तो ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी करेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होगी। कोल इंडिया लिमिटेड में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ड्यूरेशन जो है आपको वो 3 आवर्स की मिलेगी। तो ये है एग्ज़ाम का पैटर्न। कुछ और पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है। पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों ही पोस्ट के लिए कोई सा भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो अगर आपकी बीटेक जस्ट कंप्लीट हुई है, आप लोगों ने बीटेक या बी जो भी आपकी ग्रेजुएशन है वो जस्ट अगर आपने कंप्लीट किया है, आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरीज जो हैं उन सभी के लिए 800 रुपीज़ है। SC ST वुमन या फिर PWD की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कोई भी फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें, साइंटिस्ट जो बी है आपका ग्रेड बी, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिटर्न भी आपका होगा और इंटरव्यू भी होगा। लेकिन अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट की या टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका रिटर्न लिया जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 56,100 रुपीज़ से लेके 1,77,500 तक, मतलब 1,77,500 रुपये तक की आपकी सैलरी हो सकती है। लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल 10 है। अच्छा,
एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो NIC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। बेसिकली जो भी आपके ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट चलते हैं उनके लिए ये वैकेंसीज़ निकाली जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, या फिर हम बोलें मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड, या फिर नई मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर नई एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए, उसके लिए जो बेसिकली ये पोस्ट निकाली जाती है। सैलरी आप देख पा रहे होंगे, दोनों पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी सैलरी है। पोस्टिंग जो है, जो भी पर्सन यहाँ पर सेलेक्ट होगा उसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी की जा सकती है, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेगा पहले से। और एग्ज़ाम जो है वो OMR बेस होगा, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा आपका, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा और OMR बेस पे होगा। इसीलिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया गया है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके 120 है, 2 अलग अलग सेक्शंस रहेंगे आपके पास में। तो ये सारी चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसके अंदर हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस आपको कवर करना है, कितना आपको कवर कर लेना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। कोई क्वेरी अगर आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट करके। मैसेज आप हमें करना चाहे तो फेसबुक पेज पे मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर मेल आप हमें करना चाहे तो हाँ मेल ID पे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।